हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास जो हुई थी हमारी फ्रेंड्स हीट ट्रीटमेंट की हुई थी और आज की क्लास भी हमारी हीट ट्रीटमेंट की हुई। जो पिछली क्लास हुई थी हीट ट्रीटमेंट की उसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन थे जो बन रहे थे 4 ऑप्शन थे उनको भी क्लियर किया था। आज की क्लास भी हमारी हीट ट्रीटमेंट की होगी। इसमें भी जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल क्वेश्चन का आंसर देखना है तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी समझाया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके समय को ध्यान रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको क्लास पसंद आती, जैसे ही आप क्लास इन करते हो, अगर आप पसंद आती, क्लास समझ में आता है, हर एक क्वेश्चन याद हो जाते हैं अगर आपको क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन ऑन कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपोयूटिलाइज्ड स्टील को एनीलिंग करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फ्रेंड्स कि हमारा जो हाइपोयूटिलाइज्ड क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, और एनीलिंग क्या होता है ये हमें मालूम। दोनों चीज़ आपको मालूम होगा। यहाँ पर बस केवल रिवीजन करवा देंगे जिससे कि जिसको नहीं मालूम उसको भी मालूम हो जाएगा। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी स्टील की मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाते हैं। एनीलिंग से क्या करते हैं? किसी भी कोई भी हमारा मेटल है उसमें हम मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाते हैं। मशीनेबिलिटी क्या होती है? मतलब कि आसानी से उसकी हम कटिंग कर सकें। ठीक है, ये हमारा मशीनेबिलिटी होता है, उसका मशीनिंग कर सकें। इसी प्रकार से हाइपोयूटिलाइज्ड क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा आपको पता होगा जो हमारी स्टील होती है वो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार 3 प्रकार की होती है। हमारी स्टील जो होती है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है हाइपोयूटिलाइज्ड। ठीक है, नंबर 2 पे हमारी कौन सी होती है? यूटिलाइज्ड स्टील होती है। नंबर 3 पे कौन सी होती है? हमारी हाइपर यूटिलाइज्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, देखिए ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि एनीलिंग, किसी भी स्टील की अगर हमें एनीलिंग करना है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा? तो ये याद रखिएगा, जब भी कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ये याद रखिएगा, जब भी किसी स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर अधिक है, ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है हमारी अधिक है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा हमारा? अधिक होगा, सॉरी कम होगा। एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा हमारा? कम होगा। अगर हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है, ठीक है, कोई भी हमारी स्टील है जिसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा, ये हमारी क्या है? एक स्टील है, इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा क्या है? कम है। तो इसमें जब कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगी तो इसका जो एनीलिंग टेम्परेचर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा अधिक होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होगी तो एनीलिंग टेम्परेचर हमारा अधिक होगा। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आपको समझना है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है हाइपोयूटिलाइज्ड में स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हम इसको समझने के लिए जो भी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस स्टील में कितनी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। स्टील जो कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार, जैसे हमने बताया कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार स्टील जो है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है हमारा हाइपो, जैसे हमने बताया हाइपोयूटिलाइज्ड, हाइपो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है यूटिलाइज्ड होती है और तीसरी जो होती है हाइपर होती है। ठीक है, हाइपर होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हाइपो में हमारी जो कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है हाइपो में। ठीक है, तो हाइपो की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन प्रतिशत मात्रा जो होती है 0 से 0.8% होती है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने बताया कि अगर, जैसा कि हमने फ्रेंड्स बताया, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगी तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा हमारा? अधिक होगा। तो अगर पूछा जाए हाइपोयूटिलाइज्ड स्टील का एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है तो कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे? तो इसके लिए हम ये बताएंगे कि हमारा जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे 30 से 50 अधिक हमारा हाइपोयूटिलाइज्ड स्टील के लिए एनीलिंग टेम्परेचर होता है। हाइपोयूटिलाइज्ड अगर हम बात करें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है तो 800 होता है। अगर हमने कहा कि 30 से 50 अधिक होता है तो 830 से 850 हमारा एनीलिंग टेम्परेचर किस स्टील के लिए होता है? हाइपोयूटिलाइज्ड स्टील के होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि हाइपर कोई हमारी स्टील है वो उसमें कौन सी स्टील है हमारी? वो हाइपर यूटिलाइज्ड स्टील है। हाइपर यूटिलाइज्ड स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 0.8% से हमारी 0.2% तक होती है। ठीक है, 0.8% से 2% तक हमारी हाइपर यूटिलाइज्ड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। और जब हाइपर यूटिलाइज्ड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। जैसे अभी हमने बताया जब एनीलिंग टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो क्या होगा? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक हो, क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हमारा? कम होता है। वो हमारा कितना होता है? 723 होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्लियर हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार हाइपोयूक्टेटाइड स्टील में अनिलिंग करने के लिए। अब आप क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाइपोयूक्टेटाइड स्टील पूछा है। हाइपोयूक्टेटाइड स्टील में क्या होता है, कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है, 0 से 0.8% होती है ना। क्लियर हो गया। अब जब कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो एनीलिंग टेम्परेचर अधिक हो तो किस में अधिक होगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से। तो क्या होगा राइट आंसर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक। अगर आपसे पूछा जाएगा हाइपर, यहाँ पर जैसे हाइपो पूछा है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा हाइपर यूक्टेटाइड, तो हाइपर क्या होता है, उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो हाइपर अगर पूछेगा तो उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.8 से 2 होता है। ठीक है, 0.8 से क्या होता है 2% तक होता है। तो उसमें फिर हमारा आंसर क्या होता है, उसमें हमारा होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो हमारा बीच में आता है यूटेक्टाइड स्टील, अगर पूछा जाता है यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन यूटेक्टाइड स्टील का एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो हमारा अपर और लोअर के बीच में होता है, लगभग 780 उसका कितना होता है हमारा यूटेक्टाइड स्टील के लिए अनिलिंग टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारा लोअर से ज़्यादा और अपर से कम के बीच में हमारा यूटेक्टाइड स्टील के लिए हमारा अनिलिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा निम्न में से फर्नेस को मापा जाता है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा फर्नेस का टेम्परेचर मापते हैं, जहाँ पर भी 800 डिग्री से अधिक मापना होता है। ठीक है, तो 800 डिग्री से अधिक टेम्परेचर अगर हमें मापना है तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील में गुण होता है। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है, तो एक हमारी स्टील होती है, ठीक है, एक हमारी क्या स्टील है, उस स्टील को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं। और जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टील में अंदरूनी बनावट जो है पूर्णतः हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो जब स्टील में परिवर्तन होना बंद हो जाता है या पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है तो उसमें हमारा क्या होता है, उस टाइम हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसी टाइम हमारा ही ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या होता है, जब हम किसी स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं तो वो हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर उसमें बन जाता है या प्राप्त हो जाता है। फिर उस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, जब ठंडा कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जब किसी होता क्या है इसमें फ्रेंड, जब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को हम तुरंत ठंडा कर देते हैं, जब भी किसी भी मेटल को तुरंत ठंडा करेंगे तो वो मेटल क्या होगी, हमारी हार्ड हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारी ब्रिटलनेस मतलब हार्ड हो जाती है। और जो कोई चीज़ बहुत जल्दी हार्ड होगी तो उसमें ब्रिटलनेस का भी गुण होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की हार्डनिंग का निम्न से मुख्य माध्यम क्या है। तो स्टील की हार्डनिंग का मुख्य माध्यम क्या है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी आपको समझना है। स्टील की हार्डनिंग, ठीक है, स्टील की हार्डनिंग का मुख्य माध्यम क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गर्म करने की विधि और समय, स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा, ठंडा करने की गति और कुंचिंग मीडिया। तो स्टील की हार्डनिंग का मुख्य माध्यम क्या होगा फ्रेंड्स, किसी भी स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर हमारी कम है तो वो जो हमारी स्टील होगी वो हमारी क्या होगी, कम हार्ड होगी। और कोई स्टील है उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है तो हमारी अधिक हार्ड होगी। तो यहाँ पे मेन फोकस रहता है कार्बन प्रतिशत मात्रा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठंडा करने की गति भी हमारा मुख्य माध्यम होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे जब हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को तुरंत ठंडा कर देते हैं तो वहाँ पर ठंडा करने की गति भी निर्भर करती है। अगर हम जल्दी ठंडा करेंगे तो हमारी जो स्टील होगी वो अधिक हार्ड होगी, है ना, अधिक हार्ड होगी। तो ठंडा करने की गति भी आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन नहीं, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा उसमें कम है, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है तो फिर वो स्टील जो है कम हार्ड होगी, अगर अधिक है तो वो ज़्यादा हार्ड होगी। तो इसलिए कार्बन प्रतिशत मात्रा ज़्यादा महत्व रखता है। मुख्य माध्यम पूछा है तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की हार्डनिंग करने के लिए ठंडा करने की दर क्या होगी। स्टील की हार्डनिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्टील की हार्डनिंग करना है तो उसके लिए ठंडा करने की दर कितनी होती है। तो क्या होगा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड में हमारी ठंडा करने की दर होती है। अगर आपको ऑप्शन में 150 से 200 मिल जाए तो वो भी आपका सही होता है। जो मतलब एक एवरेज में अगर आप पूछा जाए वो 150 से 200 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से स्टील की हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, चार ऑप्शन अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य पूछा है, स्टील की घिसावट को रोकना बिल्कुल हार्डनेस का उद्देश्य है, अन्य धातुओं को काटना बिल्कुल ये हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य है। अगर किसी भी स्टील कोई भी हमारा कटिंग टूल है उसमें हार्डनिंग का गुण नहीं होगा तो किसी भी मेटल को वो काट नहीं सकता है। तो इसलिए हार्डनिंग हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्टील में बिल्कुल सही बात है। मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त करना, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा मोस्टली कुछ इसको भी सोच रहे होंगे, आंसर बी ऑप्शन सोच रहे होंगे, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? मार्टिन साइज स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है कि अब अगर हमारी कोई स्टील है, उसको हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर तक गर्म किया तो उसमें हमारा ऑस्टेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, और जब उसी चीज़ को तुरंत ठंडा कर देते हैं तो हमारा मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। तो मार्टिन साइज स्ट्रक्चर जब प्राप्त होता है तो उसी में हमारा क्या होता है? हार्डनिंग का गुण आता है। तो अगर हम कोई भी स्टील है उसको ठंडा करते हैं और उसमें हार्डनिंग का गुण आता है, तो वो हार्डनिंग का गुण क्यों आता है? क्योंकि उस स्टील को हम तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो इसमें तात्पर्य ये समझ लीजिए कि अगर हम मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं करेंगे तो हार्डनिंग का गुण कहाँ से आएगा? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है फ्रेंड्स कि हमें मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त करना है। जब हम मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेंगे तभी उस स्टील में हमारा हार्डनिंग का गुण आ जाएगा, ठीक है। तो जब हार्डनिंग का गुण आ जाएगा तभी वो घिसावट को रोकेगा, अन्य धातुओं को काटने के योग्य बनाएगा। तो मेन चीज़ क्या है? हमारा मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त करना। जब मार्टिन साइज स्ट्रक्चर प्राप्त ही नहीं करेगा तो उस स्टील में हमारा हार्डनिंग का गुण आएगा नहीं, और जब हार्डनिंग का गुण आएगा नहीं तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, ये अन्य धातु को काटेगा ही नहीं। तो ये मेन चीज़ है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा? निम्न में कौन सा उद्देश्य टेम्परिंग का नहीं है? चार ऑप्शन है, स्टील की भंगुरता को कम करके टफनेस बढ़ाना, स्टील की घिसावट को रोकना, मार्टिन साइज स्ट्रक्चर से टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करना, कुछ मात्रा में डक्टिलिटी का गुण बनाना। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? आपको बताना है। देखिए स्टील की भंगुरता को कम करने स्टील की भंगुरता को कम करके टफनेस बढ़ाना, ये भी हमारा किसका गुण है? ये भी हमारा टेम्परिंग का गुण है। टेम्परिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यही हमारा होता है, भंगुरता को कम करके टफनेस को बढ़ाना होता है। स्टील की घिसावट को रोकना हो सकता है, स्टील की घिसावट को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन साइज स्ट्रक्चर से टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करना, ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा एक टेम्परिंग का क्या होता है? उद्देश्य होता है। मार्टिन साइज स्ट्रक्चर से टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करना, ये भी हमारा क्या होता है? टेम्परिंग का एक उद्देश्य होता है। कुछ मात्रा में डक्टिलिटी का गुण बढ़ाना, कुछ मात्रा में डक्टिलिटी का गुण बढ़ाना, तो टेम्परिंग का एक ये भी उद्देश्य होता है। अगर हम भंगुरता को कम करेंगे, टफनेस को बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ मात्रा भी डक्टिलिटी का गुण आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बी ऑप्शन जो है, स्टील में घिसावट को रोकना, ये मुख्य उद्देश्य हमारा होता है। ये हमारा उद्देश्य कैसा होता है? हार्डनिंग का होता है। जैसे अभी देखो इसमें हमने पढ़ा था स्टील की घिसावट को रोकना, तो ये हमारा किसका उद्देश्य था? ये हमारा हार्डनिंग का उद्देश्य था, ठीक है। तो स्टील की घिसावट को रोकना ये हमारा किसका उद्देश्य है? ये हमारा हार्डनिंग का उद्देश्य है, ठीक। ये टेम्परिंग का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? स्टील की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो स्टील की हार्डनिंग करने के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं? चार ऑप्शन है। मेटल पार्ट को उचित टेम्परेचर तक गर्म करना, मेटल पार्ट को सोकिंग समय देना, और मेटल पार्ट को रूम टेम्परेचर, ये आप जानते होंगे ये कौन सा टेम्परेचर दे रखा है? ये रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और मेटल पार्ट को शीघ्र ठंडा करना। तो हार्डनिंग करने के लिए कौन सा इसमें तथ्य सही नहीं है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। मेटल पार्ट को उचित टेम्परेचर तक गर्म करना। अगर हम जो भी हमारा मेटल है उसको उचित टेम्परेचर तक गर्म नहीं करेंगे तो फिर सही से प्रॉपर हमारा वो उसमें हार्डनिंग का गुण नहीं आएगा। मेटल पार्ट को सोकिंग समय देना। सोकिंग समय क्या होता है? कोई भी हमारा मेटल है जब उसको हम गर्म करते हैं तो जब गर्म होने के बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हमें टेम्परेचर को थोड़ा सा रोकना होता है, ताकि एक टेम्परेचर बिंदु को रोकना पड़ता है ताकि जो हमारा स्टील है उसमें सभी भाग प्रॉपर से गर्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर हमारा गर्म हो गया और अंदर ही हमारा गर्म नहीं है। तो वही हमारा सोकिंग क्या होता है? एक निश्चित टेम्परेचर पर कुछ देर की रोकना होता है, तो वही हमारा सोकिंग समय होता है। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर आप जानते हो ये होता है नॉर्मलाइजिंग करने के लिए, और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? जो भी हमारा पार्ट होता है, ठीक है, अगर उसमें हमने हैमरिंग कर रहा है या तो उसके अंदर जो विकार उत्पन्न हुए उसको फिर से वही स्वरूप प्रदान करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, एनीलिंग क्या है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा मेटल पार्ट को ठंडा करना, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है? किसी हार्ड स्टील अथवा अर्थात हार्ड व टेम्पर्ड स्टील में मशीनबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचार की विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन में मशीनबिलिटी आपको दिख जाए कि मशीनबिलिटी का गुण हमें बढ़ाना है, तो वहाँ पे राइट आंसर आप आँख मूंद के आप लगा दीजिएगा, एनीलिंग राइट आंसर होता है।
डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब आया था हमने अच्छे से समझाया था, तो 100% आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन में से पूछा है कि 0.9 से 1.5% तक कार्बन की जो कार्बन वाली स्टील है उसमें हमारा एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है। तो एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है, अब देखिए ये कार्बन प्रतिशत मात्रा किस में होती है हमें ये समझना होगा। तो हमने बताया था स्टील जो होती है कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार 3 प्रकार की होती है, हाइपो यूटेक्टाइल फिर हाइपर यूटेक्टाइल। तो ये हमारी किस प्रकार की स्टील है, ये हमारी हाइपर यूटेक्टाइल स्टील है। हाइपर यूटेक्टाइल स्टील में क्या होती है, कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। और जब कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा, हमारा कम होगा। और एनीलिंग टेम्परेचर कम होगा तो कब हो, कैसे होगा हमारा, वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 723 होता है। ठीक है, 723 होता है, जबकि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा कितना होता है, वो हमारा 800 होता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक होता है हमारा, जब कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी कम होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अगर पूछा जाए हाइपर यूटेक्टाइल स्टील के लिए एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो हाइपर में कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होती है, हाइपर यूटेक्टाइल स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। जब अधिक होगी तो हमारा टेम्परेचर एनीलिंग टेम्परेचर कम होगा, कितना होगा, वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा। 723 में आप लगभग 723 होता है, तो लगभग आप इसमें 30 से 50 जोड़ोगे तो यही आपका लगभग बनता है। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर और अच्छे इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, हर एक क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। और जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसका ये ज़रूरी है कि जो 4 ऑप्शन है वो समझ में आना ज़रूरी है, कि इसमें 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है तो सही क्यों है ये ज़रूरी है समझना। अगर आप ये समझ जाते हो कि 4 ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन अगर सही है तो बी ऑप्शन क्यों सही है, अगर आप ये समझ गए हो तो फिर आप कभी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाएगा तुरंत आप सही कर पाओगे। ठीक है, रटना नहीं, अगर क्वेश्चन आप रटोगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको रटना पड़ता है, जिससे टेम्परेचर है, जिससे इसमें पूछा गया था स्टील के हार्डनिंग के ठंडा करने की दर कितनी होती है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेकंड होती है। ये आपको ये चीज़ें कुछ जो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो रटना होता है, बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो क्लास अगर आपको पसंद आई तो दिल से लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।